जो रसौलियाँ हो जाना, उनको हम क्या बोलते हैं? फाइब्राइड्स बोलते हैं। सही है। अब ये फाइब्राइड्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। सही है। कभी कभी फाइब्राइड्स ऐसे रसौली की तरह भी होते हैं और कभी कभी ये आपको ऐसे बहुत ज़्यादा गुच्छे की तरह भी बने हुए भी नज़र आएंगे। ठीक है। कभी कभी ये छोटी रसौलियाँ भी होती हैं और कभी कभी ये बड़ी रसौलियाँ भी होती हैं। तो ये यहाँ मैं आपको ये बताती जाऊँगी, ये हैं फाइब्राइड्स जो है ना, ये क्या होते हैं? ये कभी कभी हमें वाज़िया तौर पर अल्ट्रासाउंड में नज़र आते हैं और कभी कभी नहीं आते। वो अकॉर्डिंग टू साइज़ के ऊपर मुनहसर होता है। सही है। और कभी कभी कुछ रसौलियाँ, कुछ फाइब्राइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो पेशेंट के लिए पेनफुल होते हैं, बहुत तकलीफ के होते हैं। और कुछ क्या होते हैं कि वो बेज़र होते हैं, उससे मरीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वो ये होता है कि वो कभी कभी बिनाइन होते हैं और कभी कभी मैलिग्नेंट होते हैं। बिनाइन जो होते हैं ये एक ही जगह पर पड़ा रहेगा और ये आपको कोई नुकसान नहीं देगा। और जो मैलिग्नेंट होता है वो जड़दार होता है, शाखदार होता है, वो फैलने वाला होता है। उसमें क्या होता है कि वो एक मैलिग्नेंसी होती है और एक कैंसर होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। उसमें क्या होता है कि हम इसको रिमूव करेंगे और फिर साथ में रेडिएशन भी दी जाएंगी। समझ आए ना आपको बात की? तो वो क्या है कि मतलब वो मैलिग्नेंट, वो मैलिग्नेंसी एक कहलाती है। लेकिन जो बिनाइन होता है वो इतना खतरनाक नहीं होता, उसको सर्जरी करके रिमूव कर दिया जाए। सही है। अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो यूट्रस में रसौलियाँ। तो अमूमन जो यूट्रस में रसौलियाँ उनकी कोई भी अननोन कॉजेज़ हैं, कोई भी जो है मतलब ये कॉजेज़ बयान नहीं आज तक की गई कि इसकी ख़ास तौर पर क्या कॉजेज़ होंगे। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ कॉजेज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो उन कुछ कॉजेज़ में क्या होता है कि उसमें ये हो सकता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसकी ज़्यादती हो जाना। सही है। प्रोजेस्टेरॉन उसकी ज़्यादती हो जाना, तो उससे औरत में क्या होना शुरू हो जाता है? ये रसौलियाँ बनना शुरू हो जाती है। किसकी ज़्यादती की वजह से? हार्मोनल जो खराबियाँ होती हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, उनकी खराबियों की वजह से या उनका बैलेंस ना होने की वजह से, ज़्यादती होने की वजह से क्या हो सकता है कि ये खराबियाँ हो सकती हैं। तो ये क्या होता है? मस्कुलर ग्रोथ होती है और कभी कभी ये क्या होती है कि सिर्फ सिंपल ग्रोथ होती है और सम टाइम ये एग्रेसिव ग्रोथ होती है। एग्रेसिव ग्रोथ का मतलब ये कि खतरनाक ग्रोथ होती है। तो अब ये सारी तो इस ऐसे नहीं बनी होंगी, कभी कभार इसमें जो होता है वो जो है उसकी यूट्रस की वॉल के साथ आ जाती है, कभी यूट्रस की कैविटी में कोई रसौली बन जाती है और कभी कभी ये ऊपर फंडस में भी जा सकती है। तो ये मुख्तलिफ जगहें होती हैं जहाँ पर ये रसौलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। और बनने की वजह क्या होती है? हार्मोन का इम्बैलेंस होना, यानी कि ज़्यादती हो जाना। सही है। तो ये वजूहात की बनती है। ठीक है। तो वजूहात में हम यही कहेंगे कि कोई प्रॉपर वजूहात बयान नहीं हुई अभी तक, लेकिन यही तज़िया, यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये हार्मोन की जो ज़्यादती होती है उसकी वजह से ये बन सकती है। फिर उसमें ये कि इसकी आ जाती है आगे फर्दर टाइप्स कितनी होती है। तो इन रसौलियों की 3 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स? 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप जो होती है वो होती है इंट्राम्यूरल। इसको क्या बोलते हैं? इंट्राम्यूरल। तो इंट्राम्यूरल जो होता है वो क्या होता है कि ये यूट्रस का आप देख रहे हैं कि ये अंदर का हिस्सा, ये कैविटी है खाली हिस्सा। सही है। और ये जो बाहर का हिस्सा है ये उसकी दीवारें हैं। सही है। तो ये क्या होता है कि सम टाइम ये उसकी दीवारों में या इस हिस्से में क्या बननी शुरू हो जाती है। सही है। तो ये क्या होती है कि एक जो मसल की एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है ये रसौली। तो बाज़ औक़ात ये क्या होती है? सॉफ्ट होती हैं और बाज़ औक़ात ये क्या होती हैं? हार्ड होती है। सही है। तो ये आप जब अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो उसमें इसका हमें पता चलता है। ये आम तौर पर आपको मायने में पता नहीं चलेगा,
जो आप वैसे मुआयना करते हो उसमें ये आपको कभी भी नजर नहीं आएगी। ठीक है, ये सिर्फ इसका एक वाहिद तरीकेकार यही होता है कि ये अल्ट्रासाउंड में ही हमें पता चलती है। तो पहली जो टाइप होती है वो क्या होती है? इंट्राम्यूरल। तो इंट्राम्यूरल जो टाइप होती है इसमें क्या होता है कि ये यूट्रस के बाहर के हिस्से दीवारों में, बाहर के जो हिस्सा होता है दीवारों में ये क्या होती है? मौजूद होती है। ठीक है, फिर आ जाती है सबसेरोसल। सबसेरोसल जो फाइब्राइड होता है ये सेकंड टाइप है सबसेरोसल फाइब्राइड्स की। तो सबसेरोसल क्या होती है कि ये आपको यूट्रस की इंटरनल वाली साइड पर मिलेगी, इंटरनल जो वॉल्स होती हैं। अब ये जो होती है ये बाहर की तरफ, बाहर यूट्रस की जो बैरूनी दीवार है उसके साथ मिलेगी, पेरीमेट्रियम के साथ होगी और वो पेरीमेट्रियम के साथ जो पहली लेयर है उसके साथ होती है और वो मायोमेट्रियम के साथ होती है। और जब मायोमेट्रियम के साथ होती है फिर उसका काम ये करना पड़ता है कि मायोमेट्रियम को ही हमें निकालना पड़ता है। फिर वो बात उनकी फर्दर है कि ट्रीटमेंट में हम उसकी औरत की स्टेक्टमी करके उसको रिमूव करते हैं। सही है, तो वो मायोमेट्रियम के साथ होती है। सही है, तो ये है इसकी ये वाली थर्ड टाइप। तो थर्ड टाइप वो सेकंड टाइप और ये है थर्ड टाइप। सब क्या ये थर्ड टाइप है, ये आपको कहाँ पर वाक़या नजर आ रहा है? एंडोमेट्रियम के साथ। ये एंडोमेट्रियम के साथ होती है, वो पेरीमेट्रियम के साथ होती है और ये वाली मायोमेट्रियम और ये एंडोमेट्रियम। यानी कि ये देखें इसको अंदर की बीच से तरफ काट कर अंदर तक चली गई हुई है। समझ आ रही है बात की आपको? समझ आई? 3 यूट्रस की लेयर है, 3 यूट्रस की लेयर। पहली कौन सी है? एंडोमेट्रियम। पहली लेयर यूट्रस की पहली लेयर क्या है? पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम कहाँ से आ जाएगी? पेरीमेट्रियम। और दूसरी मायोमेट्रियम और थर्ड एंडोमेट्रियम। और ये बहुत ज़्यादा पतली होती है। जो एंडोमेट्रियम होती है ये जाहिर बात है अंदर की तरफ वाक़ है, तो ये क्या होती है? ये बहुत ज़्यादा पतली होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अभी देखो ये कहाँ थी? बैरूनी हिस्से पर ऐसे पहली उसकी लेयर के साथ थी, लेकिन सेकंड इन दोनों में कंफ्यूजन हो रही है कि पहली और दूसरी लेयर जो सबसेरोसल है वो पेरीमेट्रियम के साथ होनी चाहिए। इंट्राम्यूरल जो है वो पहली लेयर के साथ आएगी। ये दोनों ही असल में पता क्या होता है, ये इतनी करीबी होती हैं कि ये पहली और दोनों मतलब इंट्राम्यूरल और सबसेरोसल ये उसके साथ आती हैं। इसके पेरीमेट्रियम के साथ भी आती हैं और मायोमेट्रियम के साथ भी आती हैं। सही है, लेकिन ये इन दोनों में इतना कंफ्यूजन नहीं आपको होना चाहिए, इनका एक ही पैथोफिजियोलॉजी होती है। लेकिन ये वाली जो है ये एंडोमेट्रियम के साथ होती है। सही है, तो इस तरीके से क्या है कि ये पूरे ये वाली जो है इसने पूरे यूट्रस को वो किया होगा। कुछ जो होती हैं वो कैविटी के अंदर होती है। इसको इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? कैविटी। यूट्रस की दरमियानी हिस्सा कैविटी, जहाँ पर बच्चे ने बढ़ना होता है। तो इसको ये वाली कौन सी होती है? इंट्रा कैविटी। अब ये वाली जो है ये प्रेगनेंसी हो जाए तो इतनी खतरनाक साबित नहीं होती, लेकिन ये वाली जो होती है इंट्रा कैविटी, इसमें ये होती है कि अगर जब हमल हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाए, तो इस रसौली के ऊपर हमल के असरात होते हैं या नहीं होते? बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन उठता है कि इसके असरात होते हैं या नहीं होते। तो इसके हमल के ऊपर बज़ाहिर कोई असरात नहीं, मतलब ये हमल औरत को हो भी जाएगा, प्रेग्नेंट हो भी जाएगी, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ये बढ़ेगी
ना ये छोटी होगी, ये अपनी जगह पड़ी रहेगी। सही है। अब फीटस के ऊपर इसमें सॉली के असरात होंगे या नहीं होंगे? अगर फीटस के ऊपर इसके असरात हो सकते हैं, वो इस वजह से कि जब फीटस 2 से 3 दिन के बाद फर्टिलाइज होने के बाद, तो आपको पता है कि 3 से 4 दिन के 5 दिन के अंदर उसने यहाँ पर आना है। तो जब वो आएगा तो वो तो फ्लॉटिंग कर रहा होता है, उसको तो कोई भी जगह चाहिए होती है, वो कहीं भी इम्प्लांट हो जाए। तो अगर वो इसके ऊपर आके इम्प्लांट हो जाएगा तो फिर खतरा हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है। तो अक्सर यही वजूहत होती है कि अगर यही कैविटी में ज़्यादा हो तो फीटस भी अगर आ जाता है यहाँ पर स्टे करता है, तो क्या होने का खतरा होता है? ब्लीडिंग होने का खतरा होता है और फीटस भी सही नशोनुमा नहीं पाता। जो एक डेसिडुआ उसके लिए बनी हुई है, अगर वो डेसिडुआ के ऊपर सही तरीके से परवरिश नहीं पा रहा तो फिर क्या होगा कि वो ज़ाया हो जाएगा। तो फिर अर्ली प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है कि वो ज़ाया हो जाएगा। सही है। अब जो है अगर ये सब सरोसल है तो सब सरोसल में आपको पता है सब सरोसल और पैरी जो है ये इंट्रा म्यूरल जो है, ये दोनों ही में भी यही वजूहत होगी कि इनका डेसिडुआ के साथ बहुत ज़्यादा, ये इन्हीं ने बाद में डेसिडुआ में चेंज होना था। तो अब ये क्या होंगी कि यही जो लेयर हैं, तीनों लेयर्स, अगर इन लेयर्स पर भी आकर फीटस स्टे करता है तो वो क्या हो जाएगा कि वो सही तरीके से नशोनुमा नहीं पाएगा और ज़ाया हो जाएगा। तो अब बात आ जाती है, हमने डिस्कस किया कि रसौलियाँ होती क्या हैं यूट्रस की, तो वो हमने सारी डिस्कस की कि इतनी टाइप्स की 3 टाइप्स की होती हैं और समटाइम ये बिनाइन होती है, समटाइम ये मैलिग्नेंट होती है, समटाइम ये नुकसानदेह बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है और समटाइम ये नुकसानदेह नहीं होती। सही है। हम इनको ऐसे भी छोड़ देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो हम उसको छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती हैं, तो जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है उसको हम चीज़ को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। फिर उसमें ये होता है कि बायोप्सी लेकर उसकी, तो उसको लैब में भेजा जाता है, उसमें देखी जाती है कि ये कौन सी वाली जो है फाइब्राइड्स है, बिनाइन है या मैलिग्नेंट। तो अगर बिनाइन होंगी तो फिर सर्जरी करके उसको रिमूव कर दिया जाता है, और अगर मैलिग्नेंट होंगी तो फिर ये पूरे यूट्रस को फिर हिस्टेक्टमी करके सब कुछ ही निकालना है। सही है। और हिस्टेक्टमी वो प्रोसीजर होता है रिमूव यूट्रस, फिर यूट्रस को रिमूव करना पड़ जाता है जब, क्योंकि ब्लीडिंग नहीं। और बाज़ का ये फाइब्राइड्स बहुत बड़ी वजह बनती है औरत में ब्लीडिंग की, कि मतलब उसको हैवी ब्लीडिंग होती है। हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से क्या हो जाता है, HB बहुत ज़्यादा कम रहता है। इसी वजह से फिर यही ऑप्शन लिया जाता है कि उसको फिर रिमूव कर दिया जाए। अच्छा, अब बाज़ का ये होता है कि हम रसौलियाँ जो होती हैं ना बेनाइन होती हैं, लेकिन उसमें मतलब कुछ जड़ पकड़ रही होती है, तो फिर उस सूरत में क्या होता है कि उनको रिमूव किया जाता है। बिनाइन होती हैं तो इसी को उठाकर रिमूव करेंगे और साथ में रेडिएशन दी जाए। बाज़ औक़ात ये होता है कि ये मैलिग्नेंट होती है और इनको पूरा रिमूव कर दिया जाता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि इसमें रेडिएशन दी जाती है और कीमोथेरेपी दी जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनका भी ट्रीटमेंट में यही है, इसके ऑप्शन आते हैं कि अब आपको समझ आ गई होगी कि जो बिनाइन होता है उसमें इतना डेंजरस नहीं है, ट्रीटमेंट करेंगे निकाल देंगे, बस सर्जरी हो जाएगी। लेकिन अगर मैलिग्नेंसी है तो वो फिर उसका हम क्या कर रहे हैं, यूट्रस निकालने के लिए यूट्रस रिमूव किया जाएगा। बाज़ औक़ात यूट्रस को नहीं भी रिमूव किया जाता, वहाँ पर ही रेडिएशन दी जाती है, इनको ख़त्म किया जाता है जो आगे बढ़ रही होती हैं उनकी जड़ें, और फिर या फिर उसकी कीमोथेरेपी की जाती है। सही है। यस, काफ़ी समझ आ गया होगा।